हत्यारिन दादी माँ। सविता शादी करके ससुराल आई तो उसके पति सूरज ने उससे कहा कि देखो सविता, तुम मेरी माँ की पसंद की हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अपने अच्छे व्यवहार से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मेरे घर वालों की जी जान से सेवा करना और मेरी माँ के सामने कभी अपनी ज़ुबान मत चलाना। उनकी आदर सम्मान का ख्याल रखना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। तो सविता ने मुस्कुराकर हामी भर दी। भला उसे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था? वो तो वैसे भी अपने ससुराल के सभी लोगों को अपना मान ही चुकी थी। वो तो खुद ही अपनी किस्मत के पलटने पर बहुत हैरान थी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार की बेटी थी और शादी अमीर परिवार में हो गई तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। शादी के बाद एक महीना कब गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। देखते ही देखते सूरज का विदेश वापस जाने का समय भी आ गया, क्योंकि वो विदेश में ही जॉब करता था। बस शादी के लिए एक महीने की छुट्टी में आया था, तो इस बात को लेकर सविता बहुत उदास थी। मगर उसने दिल पर पत्थर रखकर सोच ही लिया कि सूरज चला जाएगा तो क्या हुआ, आखिर ये सब लोग भी तो मेरे अपने ही हैं। सूरज की माँ का व्यवहार सविता के साथ वैसे तो बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से उससे बात करती थी, मगर सविता को एक चीज़ समझ में नहीं आती थी कि जब भी सूरज कभी आसपास न होता तो उसकी सास उसे चुभती हुई नज़रों से घूरती रहती। लेकिन सविता को लगता कि ये उसका वहम है। सूरज सविता से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ अकेली रह गई। मगर वो ये नहीं जानती थी कि अब उसकी ज़िंदगी में ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगले दिन सुबह सविता अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। उठ जाओ महारानी, कब तक सोती रहोगी? सारा दिन बिस्तर ही तोड़ती रहोगी क्या? उठकर कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। 6 बज गए हैं, लेकिन अभी तक उठने का नाम ही नहीं ले रही। अरे तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा है या नहीं कि ससुराल में बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती? सविता ने हैरानी से उठकर देखा तो ये सारी सास निर्मला थी, उसकी सास निर्मला थी। उसे उसके व्यवहार पर बहुत हैरत हुई कि बाकी दिन भी तो मैं 7 बजे उठती हूँ, लेकिन पहले तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। खैर उसने कुछ न कहा, खामोशी से उठकर हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। बाकी सब घर वाले अभी तक मजे से सो रहे थे। सविता ने सबके लिए इडली, डोसा और सांभर बना दिया। तब तक 8 बज चुके थे। फिर उसने जाकर देखा तो अभी तक सबके सब सो रहे थे। सविता ने आगे बढ़कर अपनी ननद सुमन को हिलाते हुए कहा कि उठो दीदी, नाश्ता बन गया है। सुमन जो गहरी नींद में सोई हुई थी, उसने सविता का हाथ झटकते हुए कहा कि नाश्ता बना दिया तो कोई एहसान नहीं किया, उठकर कर लेंगे। अब सर मत खाओ और सोने दो हमें। सविता शर्मिंदा होकर वापस आ गई और अपनी सास निर्मला जी को इधर उधर देखने लगी। जब निर्मला जी कहीं दिखाई नहीं दी तो सविता उनके कमरे की तरफ बढ़ी तो ये देखकर हैरान रह गई कि सास भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। सविता खामोशी से अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि सब लोग अभी तक सो रहे हैं तो फिर मुझे इतना जल्दी उठाने की क्या जल्दी पड़ी थी। खैर 9 बजे तक सब लोग उठ गए तो सविता ने सबको नाश्ता परोस दिया। उसकी ननद सुमन ने खाना शुरू किया तो मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी ये क्या है, नाश्ता तो एकदम ठंडा पड़ा है। तभी सविता के ससुर जी भी बोल पड़े कि मुझे तो ताज़ा नाश्ता फिर से बना कर दो, मैं ये डोसा वोसा नहीं खाता, मेरे लिए आलू की सब्जी और पराठे बना दो। एक एक करके सारे लोग शुरू हो गए। सविता खामोशी से उठी और सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। घर में सविता को मिलाकर कुल 7 लोग थे। सूरज की बड़ी बहन सुमन शादीशुदा थी। वो अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी, क्योंकि उसका पति भी विदेश में काम करता था। सास ससुर और एक छोटा देवर था। सब लोग डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे गप्पे लड़ा रहे थे, मगर सास या ननद दोनों में से एक में भी उठकर उसकी मदद के लिए नहीं आई। जब तक सूरज घर पर था तब तक तो निर्मला जी ने सविता से एक दिन भी नाश्ता नहीं बनवाया था। जब भी सविता नाश्ता बनाने किचन में आती तो निर्मला जी ये कहकर मना कर देती कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, आराम से अपने पति के साथ समय गुजारो। ननद भी बहुत अच्छे से बातें करती थी। ये देखकर सविता भी खुश हो जाती कि उसकी सास और ननद बहुत अच्छी है। मगर उसे इन सब का आज पता चला था कि सब लोग बस सूरज के जाने का इंतज़ार कर रहे थे और उसके जाते ही सबने अपनी अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। खैर सविता ने सबकी पसंद का नाश्ता फिर से बना दिया और बाहर लाकर सबके सामने परोस दिया। सबने नाश्ता किया, पर सविता से ये तक न पूछा कि तुम भी नाश्ता कर लो। सबके नाश्ता करने के बाद सविता भी नाश्ता करके जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो सास ने तेज आवाज़ में कहा कि कहाँ चल दी महारानी, घर का बाकी काम कौन करेगा? आज काम वाली बाई नहीं आएगी, वो 10 दिन के लिए मना करके गई है।
तब तक घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। सविता ये सुन मायूस होकर फिर से घर के कामों में लग गई और दिन ऐसे ही गुजरते रहे, लेकिन काम वाली अभी तक नहीं आई थी। तो सविता समझ गई कि सास ने उसे झूठ कहा था कि काम वाली बाई ने 10 दिन की छुट्टी ली है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि इन्होंने उसको हटा दिया है और अब पूरा काम उसे ही करना होगा। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। सूरज को गए हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था। एक दिन सविता को सुबह उठते ही उल्टियां होने लगीं, तो सास की नज़रों ने भांप लिया कि मामला कुछ और है, मगर उन्होंने सविता के सामने नाम तक न लिया कि कहीं उन्हें काम ना करना पड़ जाए। एक दिन सविता की माँ इत्तेफाक से उससे मिलने आ गई, तो सविता ने उनसे अपनी तबीयत के बारे में बताया तो वो चौंक गई और उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेकअप किया तो खुशखबरी सुनाई कि सविता माँ बनने वाली है। ये सुनकर सविता तो हैरान ही रह गई कि इतनी बड़ी खुशी उसकी ज़िंदगी में आ गई और उसे पता ही नहीं चला। वो घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने और अच्छा खाने पीने की सलाह दी थी, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि सविता को खून की बहुत कमी है। सविता की माँ ने घर आकर सविता की सास को खुशी से बताते हुए कहा कि बहन जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हैं। पर डॉक्टर ने सविता में खून की कमी बताई है, इसलिए उसे आराम करने को कहा है। बेहतर यही है कि आप कोई काम वाली रख लें। ये सुनकर निर्मला जी खुशी का दिखावा करते हुए बोली, हाँ हाँ बहन जी, सविता तो मेरी बेटी जैसी है और फिर इसने मुझे दादी बनने की खुशी जो दी है, तो भला मैं इससे इस हालत में काम क्यों करवाऊंगी। मैं आज ही किसी काम वाली का इंतज़ाम करती हूँ। सविता की माँ संतुष्ट होकर वहाँ से चली गई। माँ के जाने के बाद सविता जैसे ही कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी तो उसकी सास आ पहुँची और कहने लगी, सविता, कुछ मेहमान आए हैं, उठकर उनके लिए चाय का इंतज़ाम करो। ज़्यादा लेटने की ज़रूरत नहीं है, इस हालत में कामकाज करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी भरे पूरे परिवार में रहते हुए 3 बच्चे पैदा किए हैं, तुम कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही हो। कि बिस्तर पर आकर लेट गई। सविता हैरानी से उनकी तरफ देखती रही, मगर कुछ न बोली और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद जब सूरज का फ़ोन आया तो उसने प्रेग्नेंट होने की बात बताई। ये सुनते ही सूरज तो मानो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, मगर उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से घर वालों को कोई फ़र्क न पड़ा। उन्हें तो कामकाज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसलिए वो गरीब परिवार की लड़की ब्याह कर लाए थे। सविता तबीयत खराब होने के बाद भी सारा दिन काम करती रहती। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। एक दिन जब सूरज का फ़ोन आया तो उसने कहा कि उसकी माँ और बहन किचन में उसकी मदद करने नहीं आती। तो सूरज अचानक गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मैं इतनी दूर बैठा तुम सबके लिए दिन रात कमा रहा हूँ और तुम और माँ दोनों ही छोटी छोटी घरेलू बातें हर समय मुझे बता बता कर परेशान करती रहती हो। अगर तुम थोड़ा बहुत काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा। सूरज की बात पर सविता हक्की बक्की रह गई कि जिसे तो थोड़ा सा काम कह रहा था, वो इन कामों में वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगी रहती है। उसने जान लिया कि सूरज से शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सास और ननद का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। सविता को अब समझ में आने लगा था कि वो एक गरीब परिवार से लड़की को क्यों ब्याह कर लाए थे। इन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी, बस और कुछ नहीं। सूरज की शादीशुदा बहन अपने बच्चों की छोटी छोटी अंडरवियर भी खुद ना धोती, वो भी लाकर सविता को पकड़ा देती। कपड़े धोकर जैसे ही सविता थोड़ा आराम करने कमरे में जाती तो सास बोल पड़ती कि खाना कौन तेरी माँ बनाएगी। सविता को 2 मिनट भी बैठने ना देती और किचन में भेज देती। रात जिस समय थक हार कर वो कमरे में आती तो देखती कि सूरज की कई कई मिस कॉल आई हुई रहती थी। वो उसे बैक कॉल करती तो फ़ोन उठाकर वो भी उसे ही सुना देता कि तुम क्या करती रहती हो पूरे दिन, तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं होता कि तुम 2 मुझसे बात कर लो। मैं तुम्हारे आराम के खातिर ही यहाँ प्रदेश में रह रहा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सविता दोनों तरफ से पीस रही थी। उसे लग रहा था कि शादी करके उसने कोई मुसीबत मोल ले ली है। पति के साथ ज़्यादा बात ना करने की वजह से उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता। इसी झगड़े का सविता की सास खूब फायदा उठाती और अपने बेटे सूरज को फ़ोन करके सविता के खिलाफ झूठी सच्ची बातें लगाती रहती, जिसे वो सच मान लेता और सविता से झगड़ा करने लगता। एक दिन सविता की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। जब बाहर से उनकी बेटी अंदर आई तो उनके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मम्मी, ये देखिए, लाइट का बिल पूरे 10,000 का आया है। अगर भाई को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते समय कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए पैसे जमा करने हैं, इसलिए हम अपने खर्चे ज़रा कम करें। सुमन की बात पर माँ चौंक पड़ी और बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की परछाई साफ नजर आ रही थी।
तभी अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने सुमन की तरफ देखा और कहने लगी, ज़रा सूरज के पास फ़ोन मिलाकर तो देना। तो सुमन ने सूरज के पास फ़ोन मिलाकर अपनी माँ को दे दिया। जैसे ही सूरज ने फ़ोन उठाया तो निर्मला जी शुरू हो गई, हाय मेरा मासूम बच्चा प्रदेश में दिन रात काम करके पैसा कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनतों का कोई फल तुम्हें नहीं मिलने वाला। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं तो इसलिए गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वो रुपए रुपए की कदर करेगी, मगर सविता तो इतनी फिजूल खर्च है कि वो तो तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि माँ क्या कह रही है। उसने कहा, माँ क्या हुआ है, ये तो बताओ क्या कर दिया सविता ने। माँ ने मुस्कुराकर सुमन की ओर देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी चलाकर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता। उसकी हालत की वजह से मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती, मगर सच तो ये है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से लाइट का बिल 10,000 आ गया है और तुम्हारे पापा के पास तो पैसे हैं नहीं, तुमको ही पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल के पैसे सुनते ही सूरज के होश उड़ गए, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में सविता के खिलाफ एक नफरत सी हो गई। अगले दिन दोपहर में सविता को चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो खाना बनाने के लिए रसोई में आ गई। तेज़ गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे जोर से चक्कर आया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। धड़ाम की आवाज़ सुनकर हॉल में बैठे हुए सब लोग किचन की तरफ भागे। सामने देखा तो वहाँ सविता ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। सविता की सास के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि अगर सविता का बच्चा गिर गया होगा तो सूरज तो उन्हें छोड़ेगा नहीं। उनके दिमाग में सविता को अस्पताल ले जाने की बजाय अपने झूठ के पकड़े जाने की चिंता ज़्यादा थी। खैर, जैसे तैसे करके सविता को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। जब सविता को होश आया तो उसे पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है। तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, मगर अब भी वो ये नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उस शाम निर्मला जी ने उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और उसे घर ले आई। आते वक्त सविता को बोल दिया कि अगर तेरे मायके वाले या सूरज कोई भी पूछे तो बोल देना कि सीढ़ियों से गिर गई, इसलिए बच्चा गिर गया। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर रही थी। घर पहुंचते ही सविता की सास ने अपने बेटे सूरज को फ़ोन करके बता दिया कि सविता अभी बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, इसीलिए जाकर अबॉर्शन करवाई है। ये सुनकर सूरज का खून खौल उठा। उसका जी चाहा कि वो अभी और इसी समय जाकर सविता का गला घोट दे। उसने बिना कुछ बोले ही फ़ोन रख दिया। सविता के साथ संतुष्ट हो गई कि सूरज को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी तरफ सूरज ने अपना टिकट करवा लिया और सारे काम छोड़कर वो 2 दिन बाद ही इंडिया आ पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही सविता को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। कड़कती हुई दोपहर के समय वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो खाना पकने की खुशबू उसके नाक से टकराई और सोचने लगा, कितनी तेज़ गर्मी में मेरी माँ बेचारी किचन में काम कर रही हैं और सविता अंदर एसी वाले कमरे में आराम से सो रही होगी। सही वक्त पर आया हूँ, अभी खबर लेता हूँ उसकी। ये इस लायक है ही नहीं कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी में रखूँ। आज इसे तलाक देकर घर से बाहर कर दूंगा। जिस औरत को मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, उसे मेरी ज़िंदगी में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तेज गुस्से में ये सोचता हुआ सूरज जिस समय किचन में दाखिल हुआ तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सामने सविता खड़ी खाना पका रही थी, जिसने दोनों चूल्हों पर एक एक पतीला चढ़ा रखा था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसने सोचा कि 2 दिन पहले ही तो सविता ने अपना अबॉर्शन करवाया है और अबॉर्शन के 2 दिन बाद ही वो किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही है। वो बार बार कभी अपनी कमर पर हाथ रख रही थी तो कभी पसीना साफ कर रही थी। सूरज को किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो बिना कोई आहट किए अंदर चला गया। पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ वो आगे बढ़ा। जिस कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था वो उस कमरे की तरफ गया। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर हल्का अंधेरा था। घर के सारे लोग इस बड़े कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी सविता की सास को लगा कि सविता दरवाज़ा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने बिना देखे जोर से कहा कि आ गई महारानी बिना खाना पकाए है। कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाए तब आवाज़ लगाया कर, पहले ही उठा देती है। अगर मैं कुछ कहूँगी तो बोल दोगी कि 2 दिन पहले ही मेरा बच्चा गिर गया है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो सुन लो महारानी, मैं तुम्हें ब्याह करी इसीलिए लाई थी कि तुमसे घर के काम काज करवा सकूं, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए 1 से
बढ़कर एक ऊंचे परिवार के रिश्ते आए थे। निर्मला जी अपने ही ख्याल में बोलते ही जा रही थीं। ये जाने बगैर कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। इतना कहकर वो करवट लेकर सो गई। ये देखकर सूरज के ऊपर तो मानो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। उसने देखा कि घर में सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ एक सविता ही थी जो इतनी गर्मी में इन सबके लिए खाना बना रही थी। वो जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में सविता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वो शर्मिंदा होता हुआ चुपचाप वहां से पलट गया और सीधा रसोई में आ गया। उसने सविता को पुकारा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो सविता के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो सविता, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जो आज उतर चुकी है। तो सविता उसके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी और उसके पीछे से हुई सारी सच्चाई सूरज को बता दी। यहाँ तक कि उसका बच्चा भी इतनी गर्मी में पूरे दिन काम करने की वजह से ही गिर गया। ये सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आया। उसने सविता का हाथ पकड़ा और सीधा उस कमरे में लेकर आया जहाँ सब लोग सो रहे थे। उसने जोर से दरवाज़ा खोला तो निर्मला जी अचानक खड़बड़ा कर उठी तो सामने सूरज को देखकर बौखला गईं और बोली, बेटा तुम अचानक कैसे आ गए, बताया भी नहीं। तो सूरज गुस्से में बोला, अगर बताकर आता तो आपकी असलियत कैसे जानता माँ। आपने मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। ये प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम सारा काम इसी से करवाती रही, यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी काम करने की वजह से ही गिर गया। और आपने मुझसे कहा कि सविता अबॉर्शन करवा कर आ गई है। आप इतनी झूठ कैसे बोल सकती हैं माँ। मैं भी आपकी बातों में आकर सविता से ही झगड़ा करता रहा, पर मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी ही माँ मेरे ही बच्चे की दुश्मन बन जाएगी। आज निर्मला जी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि वो जान गई थी कि सूरज ने अपनी आंखों से सब देख लिया है, इसलिए अब झूठ बोलना बेकार था। सूरज ने सविता की ओर देखते हुए कहा कि तुम अपनी तैयारी करो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर सविता को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इस तरह से बदल जाएगी। निर्मला जी सूरज से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन सूरज ने उसकी एक न सुनी और उसी समय सविता को लेकर किराए के घर में आ गया और 10-15 दिन में टिकट बनने के बाद सविता को लेकर विदेश चला गया। निर्मला जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ऐसा भी कर सकता है। आज उनके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।